नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर। और आप सभी जानते हैं कि आजकल हेलीकॉप्टर्स के लिए एयर टू ग्राउंड स्टैंड अप वेपन रखना कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब पहले की तरह हेलीकॉप्टर दुश्मन के करीब जाके स्ट्राइक करने में बहुत ज्यादा खतरा होने लगा है, जिसमें दुश्मन की क्लोज रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम से लेके शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो इस वजह से अभी किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में स्टैंड अप स्ट्राइक करने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाता है। ऐसे में कुछ महीने पहले ही भारत की तरफ से अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। अब Mi-17 की बात करें तो हालांकि एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसको ज़रूरत पड़ने पर आर्म भी किया जा सकता है और इसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग छोटे मोटे क्लोजर सपोर्ट मिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी बताया जा रहा है कि इनके अपग्रेड पैकेज में Mi-17 हेलीकॉप्टर में इजरायली ओरिजिन स्पाइक निलॉज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। स्पाइक निलॉज यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इनकी रेंज करीब 32 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक भी हो सकता है और आज तक डेवलप किए गए किसी भी स्टैंड अप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले इनकी रेंज सबसे ज्यादा होने वाला है। इनको हम लोग किसी भी तरीके की टैंक से लेके आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस भी हेलीकॉप्टर में इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो उसके पास दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट्स को टारगेट करना बहुत ही आसान बन जाता है, क्योंकि किसी भी दुश्मन के पास 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं होता और जो इन्फेंट्री यूनिट्स होते हैं उनके पास जो शोल्डर फायर सिस्टम मौजूद होता है उनकी मैक्सिमम रेंज जो होता है वो 5 से 6 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। तो ऐसे में स्पाइक निलॉज एक गेम चेंजिंग वेपन साबित हो सकता है। इस मिसाइल को अभी लिमिटेड नंबर में खरीदने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही इसी कैटेगरी की एक और इंडियन ओरिजिन मिसाइल को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें, यानी कि खास करके इसकी नॉन लाइन ऑफ साइट वेरिएंट की बात करें तो ये बाकी किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले काफी अलग है। और ये कोई इंफ्रारेड या रडार गाइडेड मिसाइल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर की मदद से अपने टारगेट को ट्रैक करता है, जिससे लंबी दूरी से हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट आसानी से अपने टारगेट तक गाइड कर सकता है। इसमें एक डेटा लिंक सिस्टम भी मौजूद होता है, जिस वजह से ऑपरेटर इसकी टारगेट की किस जगह पर स्ट्राइक करना है ये भी डिसाइड करके वहां पे स्ट्राइक कर सकता है। और इसी वजह से इसको एक 6th जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। अगला अपडेट कलवरी क्लास की सबमरीन्स को लेके, जो कि वर्तमान के लिए इंडियन नेवी के सबसे बेहतरीन कन्वेंशनल सबमरीन कहा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि भले ही इंडियन नेवी में 5 कलवरी क्लास की सबमरीन को लगभग इंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जो प्राइमरी वेपन सिस्टम है यानी कि टॉर्पेडो सिस्टम है उसको लेके काफी हमको शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। और भले ही हमने नए सबमरीन को इंडक्ट कर लिया है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले नए टॉर्पेडो को अभी तक खरीदा नहीं गया था। बस हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टॉर्पेडो मौजूद है उन्हीं को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जंग जैसे हालात में एक सीरियस कंसर्न पैदा कर सकते हैं। बीच में जब इंडियन नेवी की तरफ से मॉडर्न टॉर्पेडो को खरीदने का प्लान किया गया था, खास करके हेवीवेट टॉर्पेडो को खरीदने का प्लान किया गया था और RFI को इशू किया गया था, इसमें इंडियन नेवी की तरफ से ब्लैक स्टैक हेवीवेट टॉर्पेडो को खरीदने में काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था। लेकिन वीवीआईपी चौपर स्कैम में इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के ऊपर काफी सारे बैन लगा दिया गया था और इसी वजह से नेवी की तरफ से टॉर्पेडो खरीदा नहीं गया था। पर तब भी ये नेवी का पहला चॉइस था। लेकिन अभी 2021 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इटली के गश्त पर गए हुए थे, तभी ऑगस्टा वेस्टलैंड यानी कि वर्तमान के लियोनार्डो पर जो बैन लगाया गया था उसको हटा दिया गया था। अभी के लिए नेवी की तरफ से अपनी 6 कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए करीब 100 के आसपास नए हेवीवेट टॉर्पेडो को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप और जर्मन के अटलास इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी इस टेंडर में लियोनार्डो भी पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें अभी फाइनली फिर से नेवी को ब्लैक स्टैक टॉर्पेडो को ऑफर किया जा रहा है, जिनको हम सीधे तौर पर हमारे सबमरीन में वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए कोई मॉडिफिकेशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां पर अगर हम जर्मनी से या फ्रांस से टॉर्पेडो को खरीदते हैं तो उनकी टॉर्पेडो को हमारे सबमरीन में इस्तेमाल करने के लिए हमारे सबमरीन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकता है और इसी वजह से नेवी से ब्लैक स्टैक टॉर्पेडो को खरीदने की कोशिश कर रहा था। साथ ही अभी एग्जिस्टिंग वरुणास्त्र टॉर्पेडो को भी बेस करके एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन का मेन टॉर्पेडो होने वाला है। लेकिन इसको बनने के लिए अभी 2-4 साल का वक्त लग सकता है। अगला अपडेट इजेक्शन सीट को लेके। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हम जितने भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं या जितने भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को भी भारत डेवलप भी कर रहा है या बना रहा है, सभी में यूके बेस्ड इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास सभी के लिए
कोई भी इंडिजिनस इजेक्शन सीट का ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसे हम हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी वजह से अर्जेंटीना को जब भारत की तरफ से तेजस को ऑफर किया गया तो इसको लेके हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अर्जेंटीना कोई भी यूके बेस्ड सिस्टम को खरीदना नहीं चाहता और ऊपर से अगर हमको इस टेंडर में बना रहना है तो तेजस में इस्तेमाल होने वाली इजेक्शन सीट का किसी नॉन यूके बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस करके हमको अर्जेंटीना को ऑफर करना था। सेम टेंडर में JF-17 को भी चाइना की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन जैसे ही JF-17 में इस्तेमाल होने वाले यूके बेस्ड इजेक्शन सीट को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से कंप्लेन किया गया था, तो उसके बाद चाइना की तरफ से तुरंत ही इसमें अपनी इंडिजिनस चाइनीज ऑरिजिन इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करके उनको ऑफर किया गया था। इसके बाद अभी भारत की तरफ से अपनी खुद की एक इजेक्शन सीट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारी एविएशन इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में हम कई नए एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले हैं, जिसमें तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से लेकर MK तक एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले और इसमें भी हम फ्यूचर में इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वर्तमान के लिए इंपोर्टेड इजेक्शन सीट होने वाले थे, लेकिन उसके बदले अगर हम इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करें तो ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है और जिससे हमारी इंडिजिनस फाइटर जेट में हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है और इसके साथ ही हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। तो इसी वजह से अभी एक इंडिजिनस इजेक्शन सीट को बनाने का प्लान किया गया था और अभी HAL की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि वो अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर इसको बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें अभी के लिए 2 कंपनी शामिल है जिसके साथ HAL अभी बातचीत कर रहा है और इन सीट्स को अभी सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए नहीं बल्कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाने वाला और एक तरीके से एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसको जरूरत पड़ने पर किसी भी एयरक्राफ्ट में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इन सीट्स की बात करें तो इसमें 48 kg से लेके 108 kg के आसपास वेट वाले पायलट बैठ सकते हैं और इसमें 5 फीट से लेके 6 फीट तक की हाइट वाले पायलट आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसी हिसाब से ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो कि खास करके अभी एवरेज इंडियन पायलट की हाइट और वेट के हिसाब से मैच करके बनाने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट एक नेक्स्ट जनरेशन आर्म्ड यूएवी को लेके है। इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान HAL और ADA की तरफ से अपनी फ्यूचर आर्म ड्रोन यानी कि आर्चर NG की मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, जो कि वर्तमान की आर्चर आर्म्ड यूएवी का एक फर्दर बेहतर वेरिएंट होने वाला है, जिसे अभी खास करके रुस्तम 2 को बेस करके डेवलप किया जा रहा है। इनिशियली इस यूएवी को आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा कि इस ड्रोन को अभी मैरीटाइम रोल के लिए भी बनाने की कोशिश किया जा सकता है और अभी नेवी को भी इसको ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली नेवी की तरफ से यूएस की प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने में काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था। साथ ही 2 प्रेडेटर ड्रोन को पहले से नेवी लीज पर लेके ऑपरेट कर रही है, तो फ्यूचर में नेवी इस कैटेगरी के प्लेटफॉर्म को अपने सर्विस में शामिल कर सकती है, जिसका भी HAL एक इंडिजिनस ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। एरो इंडिया शो के दौरान जो आर्चर NG का एक स्केल मॉडल या बेसिक सा मॉडल डिस्प्ले किया गया था, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसकी बेली सेक्शन में एक बहुत ही उभरा हुआ पार्ट आपको दिखने को मिलेगा, जहां पर दरअसल एक मैरीटाइम सर्विलेंस रडार को इंस्टॉल करने की बात की गई और बताया जा रहा है कि इसमें एक इजरायली ओरिजिन मैरीटाइम सर्विलेंस रडार को इंस्टॉल किया जा सकता है और कुछ इनपुट्स के मुताबिक इसमें इजरायली ओरिजिन LM-2022 रडार को लगाने की बात की जा रही है। इस रडार का वजन करीब 75 kg के आसपास होने वाला है और उसमें छोटे साइज की मैरीटाइम टारगेट को भी डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है। इसी रडार की एक मॉडिफाइड वेरिएंट को हमारे एग्जिस्टिंग नेवल और कोस्ट गार्ड वेरिएंट के डोनो 228 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा और सेम रडार को जरूरत पड़ने पर हम लोग एयर टू एयर सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी कैटेगरी के एक स्मॉल स्केल रडार को भी DRDO की तरफ से भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के हमारे मैरीटाइम सर्विलेंस प्लेटफॉर्म में या हेलीकॉप्टर में या फिर ड्रोन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।